Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on unit number 7, lecture number 6, Poverty and Unemployment में हम poverty की बेसिकली बात कर रहे थे और उसी का कंटिन्यूएशन आज करेंगे और आज इस यूनिट को हम समाप्त भी करेंगे। तो इस यूनिट को हम राउंड अप करेंगे आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में। तो हमने पॉवर्टी में क्या समझा? पॉवर्टी में हमने ये समझा कि पॉवर्टी दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। उसके बाद हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया में देखा, डिफरेंट कमेटी की रिकमेंडेशन देखी और आखिरी में हमने देखा कि अभी भी हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को मानकर चलते हैं और उनके हिसाब से हेड काउंट रेशियो जो 2011-12 में था, यानी पॉवर्टी कितनी थी? 21.9% थी। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि क्या फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी में हमने देखा था कि पुअर फिस्कल कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एग्रीकल्चर जो है अनप्रॉफिटेबल है एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये कुछ कारण थे, ये कुछ फैक्टर्स थे जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद हमने सॉल्यूशन की तरफ अपना रुख किया था और सॉल्यूशन में हमने ये समझा था कि जो गवर्नमेंट थी उसने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था सिंस 1980 और उन्हीं को हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी कहते हैं, जहां पर उन्होंने फोकस किया था रूरल एरियाज में। और दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था और एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात कर लिया। आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने पूरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को हमने डिस्कस कर लिया है। वहां पर हमने क्या समझा था? हमने वहां पर यह समझा था कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए। तो गवर्नमेंट बेसिकली आपकी कैपेसिटी का एनहांसमेंट करेगी। कैसे? गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा जल्दी सा रिवीजन, गवर्नमेंट आपको इनकम जनरेटिंग एसेट प्रोवाइड करेगी। इनकम जनरेटिंग एसेट प्रोवाइड करेगी। इनकम जनरेटिंग एसेट जो होगी वो बहुत महंगे होंगे तो गवर्नमेंट इसमें आपको सब्सिडी दिलवाएगी। हो सकता है 100 रुपए का इनकम जनरेटिंग एसेट हो, अभी एग्जांपल में मान रहे हैं, लेट्स से 100 रुपीज का है इनकम जनरेटिंग एसेट, तो गवर्नमेंट आपको 70 रुपीज की सब्सिडी दे देगी। हो सकता है फिर भी आपके पास 30 रुपए ना हो, भाई 30 रुपए तो अपने पास से लगाने हैं, तो हो सकता है आपके पास 30 रुपए ना हो। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी? बैंक को इंकरेज करेगी कि वो आपको 30 रुपीज का लोन दे दे, इंकरेज करेगी ताकि आपको 30 रुपीज का लोन मिल जाए बैंक से, ताकि आप क्या करो, इनकम जनरेटिंग एसेट खरीद के आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर आप जो है इनकम का जनरेशन अपना शुरू कर दो। इसका मतलब क्या है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। यहां पर बैंक जो था वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस था, वो आपको लोन नहीं देता था। तो बैंक अगर लोन नहीं देता था उसका कारण ये था कि बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से बैंक जो है वो इच्छुक नहीं होते थे आपको लोन देने के लिए। आप गरीब हैं और आपको अगर वो लोन देंगे, आपकी कैपेसिटी नहीं है रीपे करने की, दैट मीन्स कि आप जो है लोन पर डिफॉल्ट कर देंगे और बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा, जो कि बैंक के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब यहाँ पर एक बात ये तय हो गई कि बैंक आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, गवर्नमेंट उसको कहेगा कि आप 30 रुपए का लोन जो है बैंक से ले लीजिए, पर बैंक आपको लोन नहीं देगा। इसलिए हमने माइक्रो बेस्ड फाइनेंस अप्रोच को अपनाया, जहां पर बैंक क्या करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनको लोन देगा और ये क्या करेंगे, पुअर हाउस होल्ड्स को लोन देंगे। तो ये हमने पूरा पढ़ा था। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर था। इनको जब लोन मिल जाएगा, पूरा हाउस होल्ड्स को लोन मिल जाएगा, ये क्या करेंगे, बेसिकली इनकम जनरेटिंग एसेट से वो सेल्फ एम्प्लॉयड होकर वो कमाना शुरू करेंगे और पॉवर्टी से बाहर निकलना शुरू करेंगे। अगर भाई वो कमाएंगे तो पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे ना। जानबूझकर पॉवर्टी में कौन रहना चाहता है? समझ रहे हैं इस चीज को? उनके पास उतना मिनिमम पैसा नहीं है कि अपनी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, इसलिए वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। आप बेसिकली इसका फील आप पकड़ रहे हैं, इसकी रिदम आप पकड़िए, इसकी नब्ज जो है वो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब यहां पर ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बातें। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हमने देख ली कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आर वेरी गुड सॉल्यूशन टू जॉबलेस ग्रोथ आल्सो। जॉबलेस ग्रोथ का बहुत अच्छा सॉल्यूशन था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आदमी जब खुद एम्प्लॉयड होगा, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो छोटा मोटा इंटरप्राइज खोल ले। अगर वो छोटा मोटा इंटरप्राइज खोल लेगा तो वो दूसरों को भी जॉब देगा। अगर वो दूसरों को जॉब देगा तो क्या होगा, दूसरों के लिए वो वेज एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उनको। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विल हेल्प इन वेज एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या था कि जीडीपी ग्रो कर रही है पर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा है। सो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या थी, जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम थी। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर बहुत फोकस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे धीरे धीरे वो क्या करके अपने आप को थोड़ा सा इनलार्ज करके वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे और उसकी वजह से ये जॉबलेस ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जाता है। और साथ में पॉवर्टी तो टैकल हो ही रही थी, तो पॉवर्टी और जॉबलेस ग्रोथ का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
फिर भी आज की गवर्नमेंट जो है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वेज एम्प्लॉयमेंट पर बहुत फोकस करती है। ये पिछली क्लास में हमने यहां तक समझा था। यहां तक आपको सबको समझ में आया है? आप कमेंट करके लिखेंगे कि आपको समझ में आया है, तो मुझको पता चलेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप लोग लिखते नहीं हैं और इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप शायद मोटिवेटेड नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा है। मुझे आई होप कि पता भी नहीं चलता इस चीज़ का, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको मैं पूरा समझा सकूँ, एक एक लाइन में आपको समझा सकूँ। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की। आप बात करेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की और मनरेगा का पूरा अप्रेजल करेंगे। ठीक है, तो मनरेगा के हिसाब से समझेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली कम्युनिटी एसेट की बिल्डिंग की बात करेंगे, बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एसेट, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम एग्जांपल समझेंगे कि हम क्या करते हैं। देखिए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, बेसिकली हम जो है कम्युनिटी एसेट पर ध्यान देंगे, कम्युनिटी एसेट पर ध्यान देंगे। कम्युनिटी एसेट पे आप मान लीजिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मान लीजिए, हो सकता है लेट से मैं पॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट अगर पॉन्ड बनाना चाहती है तो उस गांव के लोगों को, जो वहां पर जो पुअर हाउस होल्ड होंगे, उनको मौका देगी कि आइए आप अनस्किल्ड वर्क करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो ये अनस्किल्ड अगर वर्क आपको दिया मिल रहा है, तो आप अगर करने आएंगे तो गवर्नमेंट इस काम के बदले आपको पैसा देगी। दिस इज बेसिकली क्या, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी वहां के लोग जो हैं उसके लिए गवर्नमेंट के लिए लेबर की तरह काम करेंगे, गवर्नमेंट को अपना लेबर देंगे और गवर्नमेंट उनको वेज देगी। अगर कोई रोड बनवाने में हेल्प करेगा, रोड बनवाने में आकर वो डांबर डालेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके काम को रिकॉग्नाइज करके उसको पैसा देगी। बेसिकली वेज एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में फोकस किया है, बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एसेट, एग्जाम्पल है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें क्या होगा, मेंबर ऑफ पुअर हाउस होल्ड जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे और उनको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। आपको लिखते चलना है, मेरे साथ ही लिखते चलना है। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर इनको वेजेस मिलेंगे तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो यहां पर क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता था कि एग्रीकल्चर अगर सीजनल नेचर का है, उसकी वजह से एक पार्ट ऑफ सीजन में क्या था कि आप जो है वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड थे, आप काम तो करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल नेचर का है तो एक पार्ट ऑफ टाइम पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड थे, जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते थे। लेकिन गवर्नमेंट अगर उस टाइम पर, जिस टाइम पे जिसे हम लीन सीजन बोलते हैं, अगर उस टाइम पर गवर्नमेंट ये करे कि गवर्नमेंट कुछ बनाना शुरू कर दे, कम्युनिटी एसेट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे, तो आपको काम के लिए बुलाएगी, तो आपको काम देगी, अगर आपको वर्क देगी तो आपको वेजेस भी देगी, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट देगी और आपको उसके लिए उसके बदले में वेजेस भी प्रोवाइड करेगी। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कहते हैं इसे। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जब ये काम करने निकलेगी तो दो प्रॉब्लम टैकल होगी। पॉवर्टी से तो लोग बाहर निकलेंगे ही, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे इस चीज को, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर आप लिखिए कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आप लिखिए दे आर वेरी गुड सोल्यूशन टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक NREGS 2006 में बनाया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, गवर्नमेंट विल गिव गारंटी इन दिस। तो स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, और इसको हमने बाद में क्या बना दिया, मनरेगस, MGNREGS, इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और ये किस एक्ट से बनाया, मनरेगा एक्ट से बनाया। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बनाया। तो इसके फीचर्स को समझते हैं, पूरा अप्रेजल करेंगे। इसमें सिर्फ हम मनरेगा की बात करेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा मेन है, उसी की हम बात करेंगे। तो फीचर क्या है, फीचर ये इस स्कीम का, लॉन्च्ड अंडर एन एक्ट, इसको एक एक्ट के अंदर जो है लाया गया। उस एक्ट का नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस एक्ट ने एक पावर दी, एक एक्ट ने एक राइट दिया। वो राइट क्या है, राइट टू वर्क, लीगल राइट टू वर्क। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये स्कीम है, स्कीम को एक एक्ट से बनाया गया और उस एक्ट में आपको एक पावर मिली, एक एक्ट में आपको राइट मिला। बेसिकली पावर क्या कहें, इसको राइट कहते हैं। एक आपको राइट मिला, वो राइट था लीगल राइट टू वर्क, यानी अगर आपको काम नहीं मिला तो आप गवर्नमेंट को कोर्ट में घसीट कर ले जा सकते हो कि देखो एक्ट में लिखा है। तो जब भी कोई चीज एक्ट में लिख दी जाएगी तो गवर्नमेंट बाउंड हो जाएगी उस चीज को काम करने के लिए। तो अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, यूपीएससी ने सिलेबस अपना ऐसा डिजाइन किया है कि यूपीएससी बाउंड है सिलेबस से ही सवाल पूछने के लिए। तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं पूछ सकता है, लेकिन उसने सिलेबस को इस ढंग से डिजाइन किया है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को।
तो सिलेबस से बाहर अगर पूछ लेगा तो आप यूपीएससी को भी कोर्ट में घसीट सकते हो, क्योंकि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और वो बाउंड है लॉ से कि आपको सिलेबस के अंदर ही पूछेगा, बाहर नहीं पूछ सकता है। आज तक कोई यूपीएससी को इस बात पर घसीट के बाहर कोर्ट में नहीं ले जा सकता है कि यूपीएससी ने आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछा है। सब कुछ सिलेबस से अंदर है, लेकिन उन्होंने सिलेबस इतना वेग लिखा है, ऐसे इस ढंग से लिखा है, इतनी क्लेवरनेस से लिखा है कि वो सब कुछ कवर करता है। तो यहां पर अगर आपके पास लीगल राइट टू वर्क है, दैट मींस कि अगर आपको काम नहीं मिला तो आप गवर्नमेंट को कोर्ट में खींच कर ले जा सकते हो कि देखो मुझे काम नहीं मिला। लेकिन इस लीगल राइट टू वर्क में है क्या, इसको अंदर से समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें क्या है, फॉर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, तो आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और किसको, गिवन टू एन अडल्ट मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड, तो गांव का कोई भी हाउस होल्ड हो, उसका कोई भी एक अडल्ट मेंबर हो, उसको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने की बात हुई। गारंटी है आपको कि आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पर यहां पर कंडीशन यह है कि आप अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए रेडी हो। तो रूरल हाउस होल्ड्स के हर एक अडल्ट मेंबर को काम करने के लिए 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन शर्त इतनी है कि वो आदमी जो काम मांगने आ रहा है वो स्किल्ड नहीं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार हो। अगर आपको 100 दिन के लिए काम नहीं मिला, आप काम करना चाहते हैं, आप अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको काम नहीं मिला तो आप गवर्नमेंट को कोर्ट में घसीट के ले जा सकते हो कि मेरा राइट टू वर्क वायलेट हुआ है। समझे? बेसिकली इस स्कीम में एक एक्ट को लाकर इस स्कीम को और एम्पावर्ड किया गया, आपको लीगल राइट टू वर्क दिया गया। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, इट इज अ सेल्फ टारगेटेड स्कीम, यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि हमने किसी को छांट कर बोला हो कि देखिए इनको हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। हमने बोल दिया ये बात सीधी कि कोई भी रूरल हाउस होल्ड हो, यानी बिलो पॉवर्टी हो, अबव पॉवर्टी हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी रूरल हाउस होल्ड हो, बेसिकली वो अडल्ट मेंबर होना चाहिए और वो अनस्किल्ड वर्क के लिए तैयार होना चाहिए, हम उसको काम देंगे। यानी ये क्या है, सेल्फ टारगेटेड स्कीम है, बेस्ट टारगेटिंग। आपको क्या करना है, टारगेट नहीं करना है, वो सेल्फ टारगेटेड है। जिसको काम चाहिए आ जाओ, रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, अडल्ट मेंबर होना चाहिए, आ जाओ तो बेटा काम करवाते हैं तुमसे। इट इज अ सेल्फ टारगेटेड स्कीम, बेस्ट टारगेटिंग। तो यहां पर ऐसा नहीं क्या कि हमने सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को बोला हो कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स होंगे उनको ही सिर्फ लीगल राइट टू वर्क है, ऐसा नहीं बोला। एवरी हाउस होल्ड्स, एवरी रूरल हाउस होल्ड्स हु इज अडल्ट मेंबर हु इज रेडी टू डू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इज वेलकम हियर। यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिली, वो भी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिली। तीसरा फीचर लिखिए, अप्लाइड फॉर जॉब and don't get job within 15 days, then they are entitled for unemployment allowance। तो अगर आपको जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और आपको 15 दिनों के भीतर अगर आपको जॉब नहीं मिली तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, यानी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। और ये कौन देगा, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट आपको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्योंकि जो ये एक्ट है, जो ये स्कीम है, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। कहीं पर 90:10 का रेशियो है, 75:25 का भी रेशियो है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर आपको कौन फंड करेगा, सेंटर और स्टेट दोनों फंड करेगा। तो इन केस ऑफ अगर आपको नौकरी नहीं मिली, आपने अप्लाई किया, 15 दिन के भीतर आपको अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, यानी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा यहां पर। और नेचर ऑफ वर्क क्या है, अनस्किल्ड वर्क है। दीज वर्क शुड बी रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा काम होगा वहां पर। इसलिए हम इससे क्या कर रहे हैं, इन कामों से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लिंक कर रहे हैं पॉवर्टी को एग्रीकल्चर से। वी आर लिंकिंग पॉवर्टी विथ एग्रीकल्चर। यहां पर क्या है, मनरेगा से अगर हम पॉन्ड बनवाएंगे, कैनल बनवाएंगे, तो उससे क्या होगा, हम एग्रीकल्चर में सपोर्ट करेंगे। तो हम यहां पर ऐसे काम होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होगा, उससे क्या होगा, हम लिंक कर रहे हैं पॉवर्टी को एग्रीकल्चर से, ताकि जो लोग वहां पर आकर काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसे असेट बना रहे हैं जो कि उनको एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा। अग्रेरियन इकोनॉमी है हम, अभी भी इतना नहीं, हमारा जो हम गांव में अभी भी हमारा बहुत पॉपुलेशन रहता है, हमारा इंडिया अभी भी गांव में सोता है, गांव में जागता है। इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ वर्क जो है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा, बेसिकली दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड एट ग्राम पंचायत लेवल, तो मेनली बाय ग्राम पंचायत, एंड दे कैन सीक हेल्प फ्रॉम हायर लेवल पंचायत, एनजीओ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली जो इंप्लीमेंटेशन का सबसे नीचे, इसका मतलब क्या है कि एकदम डिसेंट्रलाइज्ड है, सबसे नीचे लेवल पर इंप्लीमेंटेशन का पूरा भार है, ग्राम पंचायत पूरा संभालेगी।
ठीक है। एंड यहां पर जो फंड है वो कैसे एलोकेट होंगे डिमांड बेस्ड फंड एलोकेशन, यानी जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली ये होगा कि ग्राम पंचायत गांव वालों से बात करके बताएगी कि देखिए यहां पर कौन सा काम करना है, उसके लिए कितने फंड की जरूरत है। उसके बाद ग्राम पंचायत ऊपर बताएगी, ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएगी, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात जाने के बाद उसके बाद स्टेट लेवल पर बात जाएगी, उसके बाद सेंट्रल लेवल पर बात जाएगी। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि जो काम करना है उसका फॉर्मुलेशन एकदम ग्राम पंचायत लेवल पर हो रहा है, विलेज लेवल पर हो रहा है। यानी ये कैसी अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। बॉटम पे काम शुरू होगा, बॉटम पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फंड का एलोकेशन होगा, टॉप तक वो बात जाएगी और फिर फंड का एलोकेशन होगा। तो यानी यहां बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ऐसा नहीं हो रहा है कि टॉप पर कोई चीज डिसाइड हुई वो बॉटम पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन क्या था, टॉप टू बॉटम अप्रोच। लेकिन जब नीति आयोग हमने बनाया, नीति आयोग का क्या था बेसिक फंडा, बॉटम टू टॉप अप्रोच। समझे इस चीज को। तो यहां पर बॉटम टू टॉप अप्रोच है, मनरेगा में बॉटम टू टॉप अप्रोच है। समझे इस बात को। तो यहां पर मतलब क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो ग्राम पंचायत लेवल पर होगा और जो फंड का एलोकेशन होगा वो भी क्या है, ग्राम पंचायत लेवल पर वो बात होगी, ऊपर धीरे धीरे जाएगी। उसके बाद ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है बेसिकली, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं है। ये अच्छी बात है कि नीचे वाले लेवल पर जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उनको फंड मिलेगा। ठीक है, तो वो डिमार्केट करेंगे कि कौन सा काम करना है, उसके हिसाब से कितना पैसा लगेगा, उसके हिसाब से फंड का एलोकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल मिनिमम वेजेस फॉर बोथ मेन एंड विमेन। तो मेन और विमेन यहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आदमी काम करे या औरत काम करे दोनों को बराबर पैसा मिलेगा, यानी मिनिमम वेजेस मिलेंगे, इक्वल मिनिमम वेजेस मिलेंगे मेन एंड विमेन बोथ को। यहां पर क्या है, ये लीगली गारंटीड है। यहां पर मतलब एक्ट में लिख दिया गया है ये चीज कि ये लीगली गारंटीड है, आपको इक्वल मिनिमम वेजेस मिलेंगे मेन एंड विमेन को। बहुत अच्छी बात है, इक्वेलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है। आप इसको सोशल इश्यूज में भी कहीं पर कोट कर सकते हो। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए अबाउट 1/3 ऑफ वर्क मस्ट बी गिवन टू विमेन। तो यहां पर और एक चीज और है कि विमेन को कम से कम 1/3 काम मिलना ही चाहिए। तो अगर जॉब्स जितनी भी हैं उसकी 1/3 जॉब्स कम से कम विमेन के पास होनी चाहिए। ठीक है, और जो मिनिमम वेजेस आप देने की बात कर रहे हैं ये इन्फ्लेशन इंडेक्स होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन वेजेस उतने ही नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वेज को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके आपको देना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए, इतने लेक्चर्स में आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स समझाता हूं तो ये तो आप बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट इज, नेक्स्ट फीचर इज सोशल ऑडिट। यहां पर सोशल ऑडिट होगा, स्क्रूटनी ऑफ मनरेगा अकाउंट। तो जितना भी मनरेगा अकाउंट है, मनरेगा अकाउंट में क्या होगा, एक मस्टर रोल बनाया जाएगा। मस्टर रोल क्या होता है ये समझो। मस्टर रोल का मतलब ये है कि जो भी आदमी आएगा उससे कहा जाएगा कि देखिए विच टाइप ऑफ वर्क, आप कौन सा टाइप का वर्क आपको करवाया गया है। ठीक है, किसको वर्क मिल रहा है, उस आदमी का नाम क्या है, कितने समय के लिए उसको काम मिला, हाउ मच लॉन्ग ही हैज डन वर्क, कितने लोगों को काम दिया गया है, कितना मिनिमम वेजेस पे किया गया है, ये सब कुछ लिखा होगा। तो जिस रोल में लिखा होगा वो चीज, उस रोल को हम बोल रहे हैं बेसिकली मस्टर रोल। समझ गए इस चीज को। तो मस्टर रोल है क्या, बेसिकली उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, कौन सा काम किया, कितने दिनों के लिए काम किया, किसको काम मिला है, कितना पैसा उसको दिया, सब कुछ यहां पर लिखा होगा मस्टर रोल में। तो यहां पर होगा सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब होता है इस चीज का ऑडिट होगा। तो सोशल ऑडिट का मतलब ये कि किसको काम मिला, कितना काम मिला, इस चीज का ऑडिट होगा कि वाकई में मिला कि नहीं मिला। इससे क्या होगा, सोशल ऑडिट से क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी रहे। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, तो टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए हम सोशल ऑडिट भी कराएंगे। और ये रिस्पांसिबिलिटी ओरिजिनली किसकी थी, ग्राम सभा की थी। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा की थी और इसकी रिस्पांसिबिलिटी थी और ये सबमिट करता था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, जो भी इसका सोशल ऑडिट था। तो सोशल ऑडिट में ये सब ग्राम सभा के जो लोग थे, यानी बेसिकली गांव के लोग, ग्राम सभा में वही लोग आएंगे जो वोट करते हैं। बेसिकली वो लोग जो हैं, जो 18 साल के ऊपर है, जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, सब ग्राम सभा के बेसिकली मेंबर हैं, वो लोग सोशल ऑडिट करेंगे और वो लोग सोशल ऑडिट करके बताएंगे कि यहाँ पर कितना मनरेगा का काम सही ढंग से हो रहा है। तो सोशल ऑडिट में बेसिकली वो मनरेगा अकाउंट की स्क्रूटनी करेंगे, इस मस्टर रोल को पूरा वो चेक करेंगे किसको काम मिला, कितना काम मिला, वाकई में मिला कि नहीं मिला। तो यहां पर सोशल ऑडिट होगा। ये हैं मनरेगा के कुछ फीचर्स। तो पहला फीचर ये है कि आपको लीगल राइट टू वर्क है, आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेल्फ टारगेटेड स्कीम है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको जॉब नहीं मिली 15 दिन के अंदर तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। नेचर ऑफ वर्क ये है कि आपका बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड वर्क होगा और इंप्लीमेंटेशन के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगा।
फंड का जो एलोकेशन होगा वो बॉटम अप अप्रोच होगी और मिनिमम वेजेस होगा मेन एंड विमेन के लिए। बेसिकली विमेन के लिए 1/3 ऑफ जॉब्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी, उनको ही मिलेंगी, और मिनिमम वेजेस जो होंगे वो इन्फ्लेशन इंडेक्स होंगे। एंड लास्ट में ये है कि ग्राम सभा जो है वो सोशल ऑडिट करेगी। मस्टर रोल खुद आपने समझ लिया, इतना क्लियर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एकदम स्टैटिक पोर्शन है, केवल पढ़ पढ़ के सुना ही रहा हूं मैं आपको, इसमें समझाने वाली कोई बात है भी नहीं। आते हैं अप्रेजल में। अब मनरेगा का अप्रेजल करते हैं, ठीक है, मनरेगा का अब हम एनालिसिस करते हैं ढंग से। इसमें एक चीज लिख लीजिए, IHDC है क्या, क्योंकि इसको हम हर जगह कोट भी करेंगे। IHDC है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, और ये सर्वे क्या करती है, कोलैबोरेशन ऑफ 2 एजेंसी होता है इसमें, NCAER एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड US। तो ये दोनों लोग मिलकर करते हैं, ये 2 एजेंसी का कोलैबोरेशन है। IHDS इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, ये NCAER क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इसने 2012 तक काम किया था। इसको हम कोड करेंगे हर जगह, इसलिए मैंने आपको पहले से ही लिख के दे दिया कि IHDS है क्या, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। अब क्रिटिसिज्म में आते हैं। पहला क्रिटिसिज्म जो है मनरेगा का वो है करप्शन इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो इसके इंप्लीमेंटेशन में करप्शन बहुत है। मस्टर रोल का फजिंग होता है, फजिंग मतलब उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है, उनका फजिंग होता है मस्टर रोल का। यानी अगर समझिए इस चीज को कि अगर किसी ने काम नहीं किया, अब ऐसा समझिए आप गांव में हैं, अब ग्राम पंचायत में इंप्लीमेंटेशन होता है इसका ग्राम पंचायत लेवल पर, तो हो सकता है ये गांव वालों को ये कह दे कि ठीक है आपने गड्ढा खोदा और गड्ढा भर भी दिया, ठीक है ये काम आपने कर दिया और आप ये काम करने आए थे, हमने ऐसा मस्टर रोल में लिख लिया है कि आपको काम किया आपने, आपको इतना पैसा दिया गया, ये सब हम लिख ले रहे हैं। तो उसमें क्या करते थे वो लोग कि अगर उनको 100 रुपए देना होता था तो उनको 20 रुपए दे देते थे कि तुम चुप बैठना, तुमको काम मिला ऐसा मान लेना, कुछ बिना काम किया आपको 20 रुपए मिलेगा, और बाकी पैसा हम अपने जेब के अंदर डाल लेते थे। तो यहाँ पर करप्शन जो था उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा था। यानी उनको एक्चुअल में काम कराया नहीं, सीधे 20 रुपए में टरका दिया कि ठीक है तुमको बैठे बैठे 20 रुपए मिल रहा है, क्या दिक्कत वाली बात है। तो यहां पर करप्शन था इंप्लीमेंटेशन में, और करप्शन जो है बहुत ज्यादा था। अब इसकी वजह से क्या किया हमने, जो मस्टर रोल है इसके सॉल्यूशन को लेने के लिए, देखिए यहां पर क्रिटिसिज्म बताऊंगा तो सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सॉल्यूशन ये है कि जो आप मस्टर रोल बनाते थे इसको इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल बनाइए। तो ये जब डिजिटल हो जाएगा तो यहां पर जो होगा, बहुत से स्टेट ने डिजिटल कर दिया, ये मस्टर रोल पर चले गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि करप्शन जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो करप्शन सीम्स टू डिक्लाइन। तो फजिंग जो होती थी मस्टर रोल की, उसको टैकल करने के लिए हम ई मस्टर रोल पर चले गए, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल की तरफ चले गए, कई स्टेट गवर्नमेंट चली गई, ठीक है। दूसरा ये क्रिटिसिज्म था, कहते थे पुअर टारगेटिंग है, पुअर टारगेटेड। ये देखिए सेल्फ टारगेटेड स्कीम है, तो इसको पुअर टारगेटिंग हम क्यों कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू IHDC, जो मैंने ऊपर बताया IHDC है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो 65 बेनिफिशियरी हैं जो स्कीम में, दे आर बेसिकली नॉन पुअर हाउस होल्ड्स। तो यहां पर अगर देखा गया कि जितने लोगों को काम मिला उसमें से अगर देखें, अगर 100 लोगों को काम मिला तो 65 लोग बेसिकली कौन थे, नॉन पुअर थे, नॉन पुअर हाउस होल्ड्स। हमने ये सोच के स्कीम बनाई थी कि इसमें जो गरीबों को हम नौकरी देंगे, गरीब आएंगे, वो गरीब कितने इस समय केवल 35 लोग आते हैं, 35 लोग जो हैं वो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, और जो 65 लोग हैं वो नॉन पुअर हाउस होल्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि टारगेटिंग सही नहीं है, ये सेल्फ टारगेटेड है, लेकिन गरीब लोग आके नौकरी नहीं मिल रही है किसी वजह से, पता नहीं जो भी हो रहा है, लेकिन 65% जो बेनिफिशियरी हैं वो नॉन पुअर हाउस होल्ड्स हैं। तो हमें तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम मनरेगा इसलिए लाई गई। तो पॉवर्टी में तो हम सिर्फ पुअर हाउस होल्ड तो 35% है बेनिफिशियरी। तो यहां पर IHDC कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो टारगेटिंग है इस स्कीम की वो पुअरली टारगेटेड है, क्योंकि यहां पर 65% ऑफ बेनिफिशियरी जब हमने मस्टर रोल चेक किया, दे आर बेसिकली नॉन पुअर हाउस होल्ड्स। समझ रहे हैं। थर्ड पर आइए, इंप्लीमेंटेशन साइड में अगर देखेंगे तो IHDC ये क्लेम कर रहा है कि इंटर स्टेट डिफरेंसेस है, यानी हर एक स्टेट ने सेम स्कीम को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तमिलनाडु ने बहुत बढ़िया सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किया है मनरेगा स्कीम का। नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश अगर देखें, इन्होंने बहुत अच्छा सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किया इस स्कीम का। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो बिगनिंग में राजस्थान ने तो बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया था, क्योंकि उनका ग्राम पंचायत जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन अगर देखिए लास्ट 5-6 सालों से देखें, 3-4 सालों से देखें, तो उन्होंने बहुत बढ़िया नहीं किया है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब की बात करें, इन सबका पुअर इंप्लीमेंटेशन है। तो वही सेम स्कीम बहुत से स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत से स्टेट ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है और इन स्टेट ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है, और कुछ स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या स्कीम में गलती है कुछ, क्या स्कीम में कोई फॉल्ट है?
इसका मतलब ये है कि वही स्कीम को कोई अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, उसी स्कीम को कुछ स्टेट बुरा इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो क्या स्कीम में दिक्कत है? स्कीम में दिक्कत है या उन स्टेट में दिक्कत है? स्टेट में जिन्होंने पुअर इंप्लीमेंटेशन किया है तो ऐसा लगता है कि वहां पर पॉलिटिकल विल नहीं है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास वो विल नहीं है वो काम करने के लिए, जो गवर्नमेंट में वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास विल नहीं है। दूसरा पुअर गवर्नेंस है वहां पर। एंड थर्ड इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग बेनिफिशियरी। लोगों को पता ही नहीं है कि मनरेगा है, उसकी वजह से उनको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, उनको पता ही नहीं है। भैया पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए उसके लिए, तभी आप अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो कुछ स्टेट इतना बढ़िया इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ स्टेट इतना बेकार इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्कीम में कोई फॉल्ट नहीं। स्कीम में फॉल्ट होती तो सब स्टेट बुरा परफॉर्म करते ना। अगर पुअर इंप्लीमेंटेशन है तो हर स्टेट में होता ना, लेकिन स्कीम में दिक्कत नहीं है, तो फिर यहां पर क्या रीजन है? रीजन है पॉलिटिकल विल मिसिंग है। एंड नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज, फोर्थ क्रिटिसिज्म इज पुअर क्वालिटी ऑफ असेट जनरेशन। तो जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो वो असेट जनरेट कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। अगर वो पॉन्ड बना रहे हैं, पॉन्ड की क्वालिटी बहुत खराब है, कैनल बना रहे हैं, कैनल की क्वालिटी बहुत खराब है, ऐसा समझो आप। तो जो भी वो असेट का जनरेशन कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसका क्वालिटी बहुत खराब है। इसका यहां पर आप समझेंगे कि देखिए जब भी फंड आता है उसका एक वेज टू मटेरियल रेशियो होता है। यानी फंड अगर 100 रुपए का फंड आ रहा है तो उसमें कितना रुपए जो है वेज में देना है और कितना रुपए लेट से मटेरियल में खर्च करना है। तो अगर वेज टू मटेरियल रेशियो जैसा होगा उसके हिसाब से देखेंगे, यानी आउट ऑफ फंड जो है हाउ मच इज फॉर वेजेस एंड हाउ मच इज फॉर मटेरियल, ये है वेज टू मटेरियल रेशियो। तो अगर आप इसको देखें तो ग्राम पंचायत लेवल पर जो है जो फंड आता है उसको ग्राम पंचायत लेवल पर सेपरेट किया जाता है 60:40 रेशियो में। यानी 60 क्या होगा? वेजेस में जाएगा, और 40 जो होगा वो मटेरियल को खरीदने में जाएगा। अगर कोई एसेट का क्रिएशन कर रहा है उसमें मटेरियल जो लगेगा उसके लिए 40 रुपीज का लोकेशन है और बाकी 60 रुपीज का लोकेशन किसके लिए? वेजेस के लिए। तो यहां पर ये क्रिटिसिज्म है कि अगर मटेरियल के लिए लेस पैसा अगर आप दोगे तो जाहिर सी बात है पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट क्रिएट होगा। अरे मटेरियल में आप अगर 60:40 का रेशियो है, 40 रुपीज आप सिर्फ जो है 40% ऑफ फंड जो है वो मटेरियल में जा रहा है, दैट मींस कि वो पुअर क्वालिटी के एसेट बनेंगे। ये लॉजिक है यहां पर ये कहने का। लेकिन लॉजिक अगर यही है तो फिर तमिलनाडु विद सेम रेशियो हैज गुड क्वालिटी ऑफ एसेट क्रिएशन। तो तमिलनाडु ने उसी 60:40 रेशियो में अच्छे एसेट का क्रिएशन किया है, तो बाकियों ने क्यों नहीं किया? अगर ये रीजन है, अगर यही रीजन है कि देखो मटेरियल का जो मटेरियल के लिए फंड है वो कम है, तो उसी सेम फंड रेशियो से, उसी सेम वेज टू मटेरियल रेशियो से तमिलनाडु ने अच्छा कैसे परफॉर्म किया? तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? सो प्रॉब्लम इज पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन, एंड प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द स्कीम, प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द वेज टू मटेरियल रेशियो। करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। जो मटेरियल के लिए पैसा है उसमें भी करप्शन हो रहा है, मटेरियल के लिए जो पैसा कर रहे हैं उसमें भी करप्शन हो रहा है। समझ रहे हैं इस चीज के लिए? ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मटेरियल्स आर आउट ऑफ सोशल ऑडिट। और यहां पर एक चीज समझिए, करप्शन का रीजन भी समझ लीजिए, क्योंकि मटेरियल जो है वो सोशल ऑडिट के बाहर है। क्योंकि हमने मास्टर फर्ज में ये नहीं देखा था मटेरियल के बारे में, हमने तो वहां पर देखा था कौन किसको क्या मिला, कितने दिन का काम मिला, कितना वेजेस मिला, वो चीज हम देख रहे थे। आई एम सॉरी, वो चीज हम देख रहे थे। तो मटेरियल का सोशल ऑडिट जो है वो आउट था, उससे आउट थे, मटेरियल को वहां पर काउंट नहीं करते थे सोशल ऑडिट पे। तो उसकी वजह से क्या है कि जितना ज्यादा मटेरियल का रेशियो ज्यादा होगा उतना ज्यादा करप्शन का स्कोप होगा, उतना ज्यादा करप्शन का स्कोप होगा। और यहां पर एक चीज और देखिए आप, 60:40 यानी पूरा फंड जो होगा वो ग्राम पंचायत लेवल पर आएगा। ग्राम पंचायत लेवल पर उसको क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा कि कितना वेजेस के लिए, कितना जो है बेसिकली मटेरियल के लिए। लेकिन यही काम हमने क्या किया, इसको सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यही काम हमने 60:40 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डिसाइड कर दिया। तो विलेज लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर नहीं, सीधे विलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने ये चीज डिसाइड कर दी कि जो भी फंड होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस चीज को अलग अलग कर दिया। कैसा कीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतना फंड जो है ये मटेरियल के लिए जाएगा, इतना फंड जो है वेजेस के लिए जाएगा। तो वहीं पर हो गया इसका बाइफर्केशन, ग्राम पंचायत पर पूरा पैसा नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपने ग्राम पंचायत के जो ये डिसीजन था उसकी ऑटोनॉमी जो थी कि कितना मटेरियल पर कितना वेजेस पर, उसकी ऑटोनॉमी को आपने छीन लिया। तो ठीक है, इस करप्शन को टैकल करने के लिए आपने ये काम किया, लेकिन यहां पर ग्राम पंचायत की ऑटोनॉमी जो है वो इंपैक्ट हो रही है। एंड नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज हायर इन्फ्लेशन। हायर इन्फ्लेशन ये क्योंकि आप जो स्कीम में, मनरेगा स्कीम में आप गरीबों को पैसा देना चाहते हो तो आप हायर वेजेस देते हो स्कीम के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्कीम में उन लोगों को अगर हायर वेजेस मिलेंगे, यानी लेबर को अगर वेजेस हायर मिल रहे हैं
तो पूरी इकोनॉमी में जो है वेजेस की हायर वेजेस हो जाएंगे, पूरी इकोनॉमी में वेजेस बढ़ जाएंगे। अगर पूरी इकोनॉमी में वेजेस बढ़ गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा इंक्रीज तो उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर वेजेस ज्यादा हैं, उन गरीब आदमियों को वेजेस ज्यादा दिया जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत। उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में जो है वो वेजेस जो है वो हायर वेजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रहा है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन वाली यूनिट पढ़ो जाकर, ठीक है। अब यहां पर एक क्लेम ये आईएचडीसी ये कह रहा है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक बात समझिए, यहां पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म को ये डिनाई कर रहा है आईएचडीसी। आईएचडीसी बोल रहा है कि जो मनरेगा वर्क है दे आर ड्यूरिंग द लीन सीजन ओनली। तो मनरेगा वर्क जो भी होते हैं दे आर बेसिकली डन ड्यूरिंग द लीन सीजन, समझ रहे हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए इनको हम बेसिकली लीन सीजन में करते हैं। तो इसके वजह से पूरी इकोनॉमी में पूरे साल तो इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट इंपैक्ट वेजेस थ्रू आउट द ईयर। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है या नहीं, ये पूरा थ्रू आउट द ईयर इस चीज को इंपैक्ट नहीं कर सकता। अगर आप ये बात समझे, ये थ्रू आउट द ईयर इस चीज को इंपैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू आईएचडीसी इस हायर इन्फ्लेशन को, क्रिटिसिज्म को टैकल किया जा रहा है। आईएचडीसी बोल रहा है कि देखिए ऐसा है, ठीक है वेजेस ज्यादा हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन ये लीन सीजन में ही ये काम दिए जाते हैं, तो पूरे थ्रू आउट द ईयर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को इंपैक्ट नहीं कर सकता ये, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है। अगर क्रिटिसिज्म आप देखें तो शुरू से अगर मैं क्रिटिसिज्म आपको दिखाऊं, पहला क्या था, करप्शन इंप्लीमेंटेशन में पुअर टारगेटिंग है, तीसरा है इंप्लीमेंटेशन साइड में दिक्कत है, चौथा है पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट जनरेशन है, पांचवा है हायर इन्फ्लेशन है, और ये 5 जो है वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट है। अगर ये क्रिटिसिज्म है तो बेनिफिट क्या है फिर मनरेगा का? मनरेगा का बेनिफिट ये है, तो अकॉर्डिंग टू आईएचडीएस मनरेगा इज इंस्ट्रूमेंटल इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को अचीव करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के आईएचडीसी ये बोल रहा है कि मनरेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनरेगा हायर वेजेस देता है जिससे पॉवर्टी से बाहर निकलने में मदद होती है। बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये होगा कि ऐसा करेंगे कि पहले कैश में पेमेंट करते थे, हाथ में ही उनका वेजेस पकड़ा देते थे, अब कैश में पेमेंट ना करके उनके बैंक अकाउंट में उनका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, जनधन अकाउंट खुलवाएंगे, जनधन अकाउंट के बाद उसको आधार और मोबाइल से लिंक करवाएंगे और उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। जब उनको काम चाहिए होगा, उनको पैसा चाहिए होगा तो उनको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो अर्लियर जो है वो कैश पेमेंट, बट नाउ थ्रू पोस्ट ऑफिस और बैंक से काम किया जाता है, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट पोस्ट ऑफिस वेज सिस्टम। तो पोस्ट ऑफिस वेज सिस्टम करने वाला पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो पहला बेनिफिट ये है, इट इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन पॉवर्टी रिडक्शन और पॉवर्टी एलिवेशन। सेकेंड इज बेटर चाइल्ड इनरोलमेंट अमंग मनरेगा बेनिफिशियरी। तो जो मनरेगा स्कीम, मैं मनरेगा बोल रहा हूं, अब MGNREGS स्कीम के लिए एस भी बोल सकते हैं, मनरेगा में मैं एक्ट बोल देता हूं, उससे स्कीम को आप रेफर कीजिए और रेफर करने के बाद अब उस चीज को समझिए, ठीक है। मनरेगा कहना बहुत आसान है, मनरेजस कैसे बोले, है ना। तो बेटर चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट अमंग मनरेगा बेनिफिशियरी हाउस होल्ड। तो यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि जब मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसकी वजह से उनके घर में पैसा आ रहा है, तो वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करवा रहे हैं, उन बच्चों को काम पर नहीं भेजकर उनको बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है और वो अपने बच्चों से काम करवाएं। तो बेसिकली उनके पास पैसा आएगा तो वो बच्चों से काम ना करवा के उन बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनकी एजुकेशन कराएंगे और उनको एक दिन कलेक्टर बनवाएंगे, किसान का बेटा बना IAS ऑफिसर। तो उससे क्या होगा, चाइल्ड लेबर कम होगा एंड कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन एजुकेशन उनकी इंक्रीज होगी, उससे बच्चों का एजुकेशन बढ़ेगा, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा और हमारा जो है वो असेट का क्रिएशन होगा। बच्चे हमारा देश का भविष्य हैं, देश के असेट हैं। थर्ड इज विमेन एम्पावरमेंट में मदद होगी। विमेन एम्पावरमेंट में मदद ऐसे होगी कि इक्वल मिनिमम वेजेस था मेन एंड विमेन के लिए, और ऊपर से मनरेगा में 1/3 जॉब किसके लिए थी, केवल विमेन के लिए थी, रिजर्व थी। यहां पर क्या होगा, अगर 1/3 जो जॉब्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व होंगी। मैंने आपको कई दफा ये बात बताई है कि विमेन का अगर सिर्फ आपको एक्सप्लॉयटेशन रोकना है, विमेन को अगर आपको एम्पावरमेंट करना है, एम्पावर्ड करना है, तो अगर विमेन का एम्पावरमेंट आपको करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, विमेन के हाथ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी होगी। अगर विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तो बेटा समझ लो एक बात कि विमेन जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते हो। किसी एक इंसान का जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनका एक्सप्लॉयटेशन संभव नहीं है।
और ये बात मैंने कई दफा आपको बताई है। एक केरला डाउरी केसेस वाला मैंने एक एडिटोरियल का एनालिसिस लिया था, जिसका आई थिंक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आई कैन सीरीज में, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और वहां पर मैंने इस चीज को पूरा समझाया। जब भी मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं केवल न्यूज पढ़ के मैं नहीं बताता हूं, मैं उसके अंदर की डेप्थ को आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो मुझे मालूम है मैं अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो यहां पर अगर देखें विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो विमेन का एम्पावरमेंट केवल एक ही तरीके से हो सकता है, अगर विमेन को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जाए। और फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? विमेन के लिए जॉब्स क्रिएट करें, विमेन को जॉब्स दें और उनको हाथ में पैसा दें। तो यहां पर अगर मनरेगा में देंगे 1/3 ऑफ जॉब्स आर रिजर्व फॉर विमेन, अगर रियलिटी में देखें तो 1/3 जॉब से ज्यादा जो काम है वो विमेन को ही मिल रहा है। मोर देन 1/3 जॉब्स आर विथ विमेन। तो विमेन क्या, ये विथ है भाई, WITH, मैं ऐसे लिखता हूं विथ विमेन, यानी 1/3 से भी ज्यादा जॉब्स जो हैं वो विमेन कर रही हैं मनरेगा में। तो विमेन का जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है और विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, लिखिए 45% ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज under the schemes has been claimed that they have got their first job under मनरेगा। तो 45% से भी ज्यादा जो विमेन बेनिफिशियरीज हैं मनरेगा में, वो कह रहे हैं कि उनको पहली बार जॉब मिली है अपनी पूरी जिंदगी में। उनकी मनरेगा के अंतर्गत ये पहली जॉब थी। सोचिए, उनके लिए अगर पहली जॉब है तो पहली बार उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का वो स्वाद चखा होगा। समझ रहे हैं? तो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल है मनरेगा, ये मनरेगा का बेनिफिट है। मनरेगा का आखिरी बेनिफिट है एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत लेवल में एम्पावरमेंट होगा, बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा, फंड नीचे आएगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। तो बहुत अच्छी बात है, एम्पावर्ड हो रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम आपने देखा है कि ग्राम पंचायत लेवल पर होता है। लेकिन फिर भी एक बात नोट कीजिएगा, जितना हम वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर फोकस करेंगे उसकी वजह से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को डिक्रीज करेंगे। तो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लेड टू डिक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आपको सीधे काम मिल रहा है, काम के बदले पैसा मिल रहा है, तो कौन जाएगा इनकम जनरेटिंग असेट खरीदेगा, बैंक से लोन लेगा, फिर जाकर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। तो जितना वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर गवर्नमेंट फोकस करेगी तो लोग भी उतना मोटिवेटेड होंगे कि वेज एम्प्लॉयमेंट में ही जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ना जाएं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर वेरी गुड सॉल्यूशन टू जॉबलेस ग्रोथ एंड पॉवर्टी। तो जॉबलेस ग्रोथ की और पॉवर्टी का बढ़िया सॉल्यूशन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन चीजों को आप समझिए। पूरा मैंने आपको मनरेगा का एनालिसिस यहां पर करके दिखाया। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया है। आखिरी अगला चलते हैं, दूसरा सॉल्यूशन है पॉवर्टी का सब्सिडीज। तो दूसरा सॉल्यूशन है पॉवर्टी का सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब्सिडीज देकर पॉवर्टी को टैकल करने की, पॉवर्टी को एलिवेट करने की कोशिश करेगी। सब्सिडीज को हिंदी में बोलते हैं रियायतें देना। ठीक है, लिखिए आप सब्सिडीज। आज इसको समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खत्म हो जाएगा आज। सब्सिडीज क्या है? दे आर बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं? वन वे पेमेंट होते हैं। वन वे पेमेंट आपने देखा है जीडीपी में, मैंने आपको समझाया था। ट्रांसफर पेमेंट मैंने आपको पूरा समझाया है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो सब्सिडीज क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है, कंज्यूमर को गवर्नमेंट दे सकती है, प्रोड्यूसर को दे सकती है। यहां पर अगर आप समझें, कंज्यूमर का मतलब यह है कि लेट से जो व्हीट है उसका प्राइस जो है वो मार्केट में है 18 रुपीज पर केजी, और गवर्नमेंट आपको सीधे, अगर आप जाएंगे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहां पर जो पीडीएस शॉप्स होती हैं वहां पर अगर जाएंगे, आपको अगर गवर्नमेंट 2 रुपए पर केजी में अगर व्हीट अवेलेबल करवा दे, इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है कि गवर्नमेंट ने 16 रुपए पे किए हैं। 16 रुपीज आर पेड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर मार्केट में व्हीट का मार्केट प्राइस है 18 रुपीज और अगर आपको 2 रुपए मिल रहा है, यानी डायरेक्टली आप 2 रुपए का अगर व्हीट खरीद रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि आपको सब्सिडाइज्ड व्हीट मिल रहा है। दैट मीन 16 रुपए कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रही है, यानी 16 रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। समझ रहे हैं इस चीज को? और ये कैसी आप कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज को? ये कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करने के लिए, व्हीट खाने के लिए ना कंज्यूमर है, तो ये कंज्यूमर सब्सिडीज हैं। लेकिन सब्सिडीज एक तरह की और हो सकती हैं। आपको गवर्नमेंट जो है वो किसानों को फर्टिलाइजर्स जो है वो सब्सिडाइज रेट पर दिलवाती है। तो यूरिया हो गया, वो क्या है? गवर्नमेंट अगर यूरिया का दाम मान लीजिए मार्केट में 20 रुपए का है, तो गवर्नमेंट आपको अगर 2 रुपए का दिलवा रही है, दैट मीन्स क्या है कि ये जो फर्टिलाइजर है, जो किसान को प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, प्रोडक्शन उसका बढ़ाएगी। बेसिकली यूरिया का वो डालेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से प्रोडक्शन अगर बढ़ा रही है तो गवर्नमेंट आपको फर्टिलाइजर खरीदने में मदद कर रही है। यानी जो 20 रुपए का फर्टिलाइजर था, गवर्नमेंट आपको 2 रुपए में अवेल करवा रही है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। लेकिन सब्सिडी किस चीज के लिए दे रही है? प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये कैसी सब्सिडी है? ये प्रोडक्शन सब्सिडीज हैं। दीज आर
प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट आपको दोनों तरीके की सब्सिडी दे सकती है। अगर कंज्यूमर है तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो होगी कंजम्पशन सब्सिडी, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपको मिलेगी प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है, अब हम सब्सिडीज जो मिल रही हैं उनका क्रिटिसिज्म समझते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते क्या है कि सब्सिडीज क्यों नहीं देनी चाहिए। समझिए इस चीज को, क्यों नहीं देनी चाहिए ये समझते हैं पहले। तो सब्सिडीज का क्रिटिसिज्म ये है, कुछ लोग कहते हैं इट इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है। अगर गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट है अगर वो मार्केट प्राइस से नीचे बेच रही है, अगर कोई चीज 18 रुपए की है गवर्नमेंट केवल 2 रुपए में बेच रही है, 16 रुपए की सब्सिडी अगर मिल रही है आपको, इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यूरिया को आप देखें तो यूरिया अगर बहुत कम रेट पर गवर्नमेंट अगर आपको दे रही है तो किसान को लगता है अरे यूरिया इतना सस्ता है, बढ़िया फर्टिलाइजर है, खूब डालो खूब डालो खूब डालो। तो सॉइल में जितना ज्यादा यूरिया डालोगे, ठीक है वो सब्सिडाइज्ड है तो उसका क्या मतलब है कितना भी डाल दो। अब किसान लोग इतना जानते नहीं है, उनको लगता है कि जितना फर्टिलाइजर डालो उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन ओवर यूज जब होगा उस चीज का, ओवर यूज की वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, सॉइल खराब हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा और ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी। सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, बंजर हो जाएगी आपकी जमीन। तो यहां पर और वो लीचिंग की वजह से क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर में इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो जो एक्सेसिव यूज होगा यूरिया का उसका इंपैक्ट बहुत है। तो यूरिया का तो वेस्टेज है ही है, साथ में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो अगर गवर्नमेंट कोई चीज बहुत सस्ता प्रोवाइड करवा दे आपको, तो सस्ता जानते ही इंडिया के लोग, सस्ता मिल गया मतलब कितना भी यूज कर लो। तो यहां पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस पहला क्रिटिसिज्म है। जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सब्सिडीज आप देते हो तो सब्सिडीज देने से हो क्या रहा है, आपका जो सब्सिडीज है वो सब्सिडाइज जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज पहला क्रिटिसिज्म है सब्सिडी का। दूसरा है हाई गवर्नमेंट बर्डन। अगर आप सब्सिडी दोगे, ये 16 रुपए का जो भार आप सह रहे हो उसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू है नहीं, और गवर्नमेंट को अगर इतना एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो एक बर्डन ये भी है, गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ने नहीं देगी। और फिस्कल डेफिसिट है क्या कि जितना आपने एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया, जितना उसके पास रेवेन्यू नहीं आया उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, तो जितना ज्यादा उसने एक्सपेंडिचर कर दिया उसको कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस करना पड़ेगा ना, उतना तो लोन में पैसा लेना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। ये तो हमने समझा यूनिट नंबर 3 में, पूरा फिस्कल डेफिसिट, पूरी फिस्कल पॉलिसी समझी हमने। तो अगर गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर ऐसा देगी, तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि वेस्टेज है रिसोर्सेज का। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट भैया अगर ये खर्चा कर रही है और वो वेस्टेज भी है, गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। और तीसरा क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हो सकता है, लिखिए देखिए गवर्नमेंट के पास मान लीजिए 100 रुपए खर्चा करने के लिए, अगर गवर्नमेंट इसमें मेजर पोर्शन अगर सब्सिडीज में खर्चा कर देगी, सब्सिडीज देने में खर्चा कर देगी, जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए फंड नहीं बचेगा, उनके लिए फंड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर में आप सब्सिडीज दे रहे हो, जो चीज सब्सिडीज दे रहे हो, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को आप टैकल कर रहे हो, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अगर पैसा जाएगा, अगर हमारा गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो यूटिलाइज होगा, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म गोल पर गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट के पास इतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होगा। बात को समझ रहे हो, अंदर से महसूस कर रहे हो? इसका मतलब यह है कि पहला क्रिटिसिज्म है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, second is higher fiscal deficit, and third is government spending on subsidies will increase, other crucial government investment will decrease. Means increasing subsidies lead to sacrificing long term goals for short term goals, sacrificing long term goals for short term goals. समझ गए इस चीज को? तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज में ज्यादा खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट के पास कम पैसा बचेगा, गवर्नमेंट के पास कम पैसा बचेगा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपना लॉन्ग टर्म गोल को सैक्रिफाइस कर रही है। दीज आर सम क्रिटिसिज्म फॉर सब्सिडीज। लेकिन सब्सिडीज देने की वजह क्या है, क्या जस्टिफिकेशन है सब्सिडीज का, ये भी समझ लेते हैं। अगर आपने क्रिटिसिज्म समझा है सब्सिडीज का, तो सब्सिडीज दे क्यों रहे हैं ये भी तो समझना है। आपको एक बैलेंस अप्रोच लिखनी है एग्जाम में, आपको हर चीज में डेप्थ होनी चाहिए और डेप्थ आपको अच्छे से शो भी करनी है, वहां पर लिखना भी है इस चीज को।
तो क्रिटिसिज्म समझे हो तो केवल क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, एक वे फॉरवर्ड भी लिखना है, एक बताना भी है कि सब्सिडीज देना क्यों जरूरी है, जस्टिफिकेशन क्या है सब्सिडीज का। हमारे देश में पुअर कंज्यूमर भी हैं और पुअर प्रोड्यूसर्स भी हैं, किसान बहुत गरीब हैं और किसी के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, और खाने के लिए पैसा नहीं है और उसको 18 रुपए देने पड़ेंगे पर केजी वीट का, तो वो दे ही नहीं पाएगा, भूखे मर जाएगा। तो अगर खाने के लिए पैसा नहीं है उसके पास तो गवर्नमेंट का सब्सिडीज देना बहुत जरूरी है। वहां पर गवर्नमेंट किसी को भूखा नहीं सोने दे सकती है। गवर्नमेंट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। भाई गवर्नमेंट को वेलफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को किसी भी केस में वेलफेयर करना पड़ेगा, तो सब्सिडीज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि पुअर प्रोड्यूसर्स भी हैं और पुअर कंज्यूमर्स भी हैं इंडिया में। अगर पुअर कंज्यूमर्स हैं उनको अगर सब्सिडीज नहीं दी तो दे मे नॉट एबल टू अफोर्ड सम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, उनको फूड ग्रेन नहीं मिलेगा। और पुअर प्रोड्यूसर्स को अगर नहीं मिला फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडीज तो वो ढंग से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। समझे इस चीज को। तो पहला पॉइंट है कि विदाउट सब्सिडीज दे में पुअर कंज्यूमर मे नॉट अफोर्ड सम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट लाइक फूड ग्रेन्स एंड पुअर प्रोड्यूसर्स के लिए मेनली फार्मर्स की बात कर रहे हैं कि सब्सिडीज उनको क्यों चाहिए जरूरी, बिकॉज फार्मर्स में नॉट बी एबल टू बाय इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज एंड फार्मिंग इज अ रिस्कियर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दे डिपेंड अपॉन द मॉनसून, पेस्ट अटैक्स एंड साइक्लोन। तो मॉनसून डिपेंडेंट हमारा एग्रीकल्चर है, कल के दिन एग्रीकल्चर फेल हो गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे फार्मर्स, उनको सब्सिडीज देना, इनपुट सब्सिडीज देना बहुत जरूरी है। तो सब्सिडीज आर वेरी क्रूशियल। तो जस्टिफिकेशन क्या है सब्सिडीज का कि इंडिया में पुअर कंज्यूमर भी हैं, पुअर प्रोड्यूसर्स भी हैं। कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए सब्सिडीज की जरूरत है, प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडीज की जरूरत है। तो दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी मच नेसेसरी। तो गवर्नमेंट इज फॉर वेलफेयर, गवर्नमेंट इज फॉर गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट इज फॉर वेलफेयर ऑल्सो। तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज देना बहुत जरूरी है। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज, ये जस्टिफिकेशन है सब्सिडीज का। ठीक है, क्रिटिसिज्म है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ रहा है, इन सब चीजों को टैकल करना पड़ेगा, एक वे फॉरवर्ड में टैकल करना पड़ेगा इन चीजों को। गवर्नमेंट को अपना जो ये वेस्टफुल हो रहा है, रिसोर्स जो वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट को ये समझाना पड़ेगा किसान को, किसान सॉइल क्रेडिट, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। स्कीम जो है, हर स्कीम को इस पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा, पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, स्कीम को हमेशा बैकग्राउंड के साथ देखना बहुत जरूरी है। आप किसी चीज को आइसोलेटेड वे में नहीं पढ़ सकते हो। यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्टेड है, मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल से कनेक्टेड है, मेडिवल एंशिएंट से कनेक्टेड है, एंशिएंट प्री हिस्ट्री से कनेक्टेड है, सब मिलाकर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से कनेक्टेड है। तो हर चीज कनेक्टेड है, और उसमें भी जब हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो हिस्ट्री पॉलिटी से कनेक्टेड है, इकोनॉमी से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी चीज आइसोलेशन में आप पढ़ नहीं सकते हो। अगर आइसोलेशन में पढ़ रहे हो तो आइसोलेशन में काम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट का रिसोर्स जो वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए इस चीज को टैकल करने के लिए। प्रॉब्लम को टैकल करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, क्योंकि सब्सिडीज देना तो बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉवर्टी कम होती रहे, गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडीज को कम करती रहे और जो है अपना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बचा ले, वो अलग बात है। तो लेकिन ये काम ग्रेजुअल होना चाहिए, हर चीज ग्रेजुअल होना चाहिए। कोई एक दिन ऐसा नहीं कि नोट बंद कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि पॉवर्टी एकदम से अचानक से खत्म हो जाएगी। तो भैया पुअर कंज्यूमर है, पुअर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको सब्सिडीज देना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं इस चीज को, आगे आओ। अब यहां पर समझते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सब्सिडीज को समझते हैं, फिर इनके भी इश्यू समझ लेते हैं। पूरा सब्सिडी भी आपका कवर हो जाएगा और पूरा ये यूनिट भी कवर हो जाएगा। सब्सिडीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज, एक होता है डायरेक्ट सब्सिडीज। समझ गए आप इस चीज को, आप जानते ही हैं। देखो किसान को अगर 18 रुपए का गेहूं मिल रहा है, 18 रुपीज किलो अगर वीट है, अगर उसको 2 रुपीज किलो वीट मिल जाए तो ये क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडी है। गवर्नमेंट ने पहले से ही पैसा दे रखा है दुकान वाले को, या पहले से ही उसको परचेज कर रखा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में परचेज करने के बाद गवर्नमेंट ने आपको पैसा, जो आपको जो रिसोर्स जो है, वो जो वीट है, जो फूड ग्रेन है, आपको सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करवाया। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट पहले से ही सब्सिडाइज कर रही है, आपको सिर्फ 2 रुपए देने हैं और जाकर खरीद के ले आना है सब्सिडाइज फूड ग्रेन। इसका मतलब ये सब्सिडीज जो मिल रही है आपको इनडायरेक्ट सब्सिडीज है। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट आपसे कहे कि जाइए आप 18 रुपए का ही वीट खरीदिए, और जब आप 18 रुपए का वीट खरीद लेंगे तो 16 रुपीज का मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। लेकिन आपको खरीदना 18 में है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा या आपके हाथ में कैश पकड़ा दिया जाएगा। समझ गए इस चीज को, ये क्या है, डायरेक्ट सब्सिडी है, डायरेक्ट सब्सिडी है। तो इनडायरेक्ट सब्सिडीज आर इन काइंड सब्सिडीज, इन काइंड सब्सिडीज यानी सेलिंग अ प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस देन एमआरपी। तो पीडीएस सिस्टम जो आप देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां पर क्या है, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता है, पहले से ही सब्सिडाइज होता है।
तो आपको बस खरीदना है, 2 रुपए किलो मिल रहा है, 3 रुपए किलो मिल रहा है, 1 रुपए किलो मिल रहा है, जाकर आपको खरीदना है। डायरेक्ट सब्सिडीज क्या है, आपके हाथ बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाएगा या आपके हाथ में पैसा पकड़ाया जाएगा। तो डायरेक्ट सब्सिडीज को हम कभी कभी बोलते हैं इन कैश सब्सिडीज, इन कैश सब्सिडीज, जैसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया है। और तीसरा है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, इसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी बोलते हैं, कैश दे दो, बेनिफिट ट्रांसफर बोलो या डायरेक्ट सब्सिडीज बोलो, एक ही बात है। यहां पर क्या होगा कि प्रोडक्ट जो होगा सोल्ड एट हायर प्राइस और मॉनेटरी वैल्यू और सब्सिडीज आर डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, आप 800 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर खरीदोगे, आपको 800 रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन बैंक अकाउंट में आपके 500 रुपए आ जाएंगे। जैसे ही आपने एलपीजी का सिलेंडर खरीदा, अपना आधार कार्ड और वो सब कुछ आपने दिया है, आइडेंटिफाई तो आपने करवाया ही अपने आप को। एलपीजी का सिलेंडर आपने अगर सही तरीके से खरीदा, व्हाइट वे से, ब्लैक से नहीं, अगर व्हाइट में आपने एलपीजी सिलेंडर खरीदा है, तो अगर 800 का सिलेंडर है, आप सब्सिडी के हकदार हैं, तो आपको 500 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल जाएगा। यानी आपको प्रोडक्ट जो है वो उसी मार्केट प्राइस पे खरीदना है, बाकी जो सब्सिडाइज पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन वहां पर इनडायरेक्ट में क्या है कि आपको सब्सिडाइज रेट में ही, यानी लोअर देन मार्केट प्राइस ही आपको पैसा, आपको जो है प्रोडक्ट जो है वो अवेल हो जाएगा। समझ गए, ये दोनों में अंतर समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या है देखते हैं, तो डीबीटी वर्सेस इनडायरेक्ट सब्सिडीज की बात करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज के साथ प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडीज का क्या है मतलब, इन काइंड सब्सिडीज, यानी पहले से ही वो प्रोडक्ट जो है वो सब्सिडाइज्ड होता है। यहां पर कहते हैं पहला प्रॉब्लम ये है, पुअर टारगेटिंग है, पुअर टारगेटिंग है एंड देयर इज मोर रूम फॉर करप्शन। वो जो फूड ग्रेन है जो सब्सिडाइज्ड है, ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ द राशन कार्ड, ऐसे लोग भी उस सब्सिडी को अवेल कर पा रहे हैं जिनको वो सब्सिडी मिलनी नहीं चाहिए। यानी वो पुअरली टारगेटेड स्कीम हो गई। यानी जो सब्सिडी है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं, दे आर बेसिकली पुअरली टारगेटेड। वहां पर करप्शन का स्कोप बहुत ज्यादा है। मान लीजिए वो गोडाउन से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से वो व्हीट निकला 100 टन, वो पहुंचते पहुंचते पीडीएस सिस्टम में बहुत कम हो जाता है और कहते हैं कि चूहा खा गया गोडाउन में। गोडाउन में चूहा नहीं खा गया, आप जैसे मोटे मोटे करप्ट लोग खा गए उस चीज को, जिनका तोंद यहां से लेकर यहां तक निकलता है। पुअरली टारगेटेड है, देयर इज मोर रूम फॉर करप्शन। इनडायरेक्ट सब्सिडी है ना भैया, तो वो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट सब्सिडी है तो क्या करेंगे, वो जाकर पीडीएस सिस्टम वाला जो भी वो है फूड ग्रेन, तो कुछ लोग जाकर उसको खरीद लेंगे। मान लीजिए आपने 2 रुपए केजी में उस चीज को खरीद लिया, खरीदने के बाद आपने क्या किया, मार्केट में 18 रुपए पर केजी पर बेच दिया। आपको फायदा कितने का, 16 रुपए का फायदा है। इतना तो किसान को नहीं है जितना आपको बिना कुछ किए, बस आपको ब्लैक में काम करना है, ये चीज करप्शन करना है। तो क्या है, यहां पर करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ेंगे। तो ये जो है पहली प्रॉब्लम ये है कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज की वजह से पुअरली टारगेटेड है, तो करप्शन का स्कोप बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो बर्डन है, दूसरा पॉइंट देखिए, हायर गवर्नमेंट बर्डन इन इनडायरेक्ट सब्सिडीज। हायर गवर्नमेंट का बर्डन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट का बर्डन कैसे ज्यादा है, ये देखो, ये पूरा समझो इस चीज को, क्या होता है पूरा प्रोसेस समझो इस चीज को। किसान ने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाय द फार्मर्स, उसका क्या हुआ, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उस चीज को प्रोक्योर कर लिया, किस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर, मार्केट में फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करके उस फूड ग्रेन को एफसीआई ने खरीद लिया। एफसीआई ने क्या किया, ये फूड जो खरीदा उसको क्या करेंगे, वो गोडाउन में ले जाएंगे। गोडाउन में ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, गोडाउन में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदा, पहले खरीदने का कॉस्ट दिया, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया। अब गोडाउन में सामान आ गया, जब गोडाउन में सामान आ गया तो उसको स्टोर करने के लिए पैसा लगेगा, भैया स्टोरेज बनाना पड़ेगा। तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन में एफसीआई जो गोडाउन बनेंगे उनका मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, तो वहां पर पैसा वेस्ट होगा। आप गोडाउन से निकाल कर आप फिर से क्या करोगे, स्टेट गवर्नमेंट को दोगे। तो अगर ये करोगे, फूड ग्रेन स्टेट्स को सेल करोगे, तो यहां पर फिर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा, ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा स्टेट में। स्टेट जो है वो पीडीएस आउटलेट्स में, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स में क्या करेगी, ये फूड ग्रेन पहुंचाएगी। तो यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद पीडीएस आउटलेट से फिर आपको सामान दिया जाएगा, सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलेगा कंज्यूमर को। ये पूरा प्रोसेस है। अब यहां पर देखिए, अगर इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, जो लोग आपने हायर किए सब काम करने के लिए, एफसीआई के गोडाउन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा है। सुपरविजन करना पड़ेगा, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है, करप्शन तो हो रहा है, सुपरवाइज करने के लिए उनको जिनको रखेंगे उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी, सुपरविजन का कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, स्टोरेज का कॉस्ट लग रहा है। यानी गवर्नमेंट का बर्डन ज्यादा है ये इनडायरेक्ट सब्सिडीज देने में। पूरा वहां से मार्केट में फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीद के कंज्यूमर को प्रोवाइड कराना सब्सिडाइज फूड ग्रेन, इसमें गवर्नमेंट का बर्डन ज्यादा है। और अगर एक हाथ में डायरेक्ट सब्सिडी देखें, डायरेक्ट सब्सिडी में आपको करना ही क्या है, गवर्नमेंट ने
आपसे कहा कि चलो एलपीजी का सिलेंडर आप खरीद लो, आपने एलपीजी का सिलेंडर लेके मार्केट प्राइस पे खरीद लिया, मार्केट प्राइस पे आपने अगर एलपीजी का सिलेंडर खरीद लिया, गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में क्या किया, सिर्फ क्या किया, 500 रुपए का कैश ट्रांसफर किया, एक क्लिक किया और ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो डायरेक्ट सब्सिडीज में क्या हो गया, कम हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है। आपको सीधे क्या करना है, बैंक अकाउंट में पैसा डलवाना है, पूरा ये झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट सब्सिडीज का ये क्रिटिसिज्म है, प्रॉब्लम ये है कि हायर गवर्नमेंट बर्डन इन इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तीसरा है इनडायरेक्ट सब्सिडीज गिव लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस टू बेनिफिशियरी एंड कैश गिव मोर फ्रीडम। यहां पर बात समझो इस चीज को, आपको लेस फ्रीडम और मोर फ्रीडम कैसे ये डिसाइड हो रहा है ये समझो। इनडायरेक्ट सब्सिडीज में आप जब फूड ग्रेन खरीदोगे 2 kg या 1 kg, जब आप सब्सिडाइज फूड ग्रेन खरीदोगे उसी समय आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक सब्सिडी मिल जाएगी। इनडायरेक्ट है ना, आप लेस रेट पर ही खरीद रहे हो, इसका मतलब ये है खरीदोगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर आपके हाथ में कैश दे दिया जाए तो कैश से तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप गुटखा खरीद लो एकदम ऐसे करके, रजनीगंधा और जिंदगी क्या था, रजनीगंधा और पता नहीं कहां दुनिया, अब से मैं भी खाता हूं रजनीगंधा, मतलब कैसे कैसे ऐड होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर कैश दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, अगर कैश दिया जाएगा तो कैश में क्या है कि मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है कैसे इस कैश को यूटिलाइज करना चाहते हो। लेकिन यहां पर भी एक चीज है, कैश आपको कब मिलेगा, आप जब एलपीजी का सिलेंडर खरीदोगे, यहां पर ये भी जो आपको कैश मिला ये भी रिस्ट्रिक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, एलपीजी का सिलेंडर खरीदोगे बेटा, एलपीजी का सिलेंडर खरीदने के बाद ही तो सब्सिडी आएगी अपने आपके अकाउंट में। तो एलपीजी का सिलेंडर आप 700 रुपए देकर खरीदोगे तो 500 रुपए आपके पास आएंगे। हाँ, ये जो 500 रुपए आपके अकाउंट में आए इससे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये 500 तभी आएंगे जब आप एलपीजी का सिलेंडर खरीदोगे। ये बात समझ रहे हो? यानी कैश में ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, इनडायरेक्ट सब्सिडी में बहुत कम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, खरीदोगे तो ही सब्सिडी मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट सब्सिडी में ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट सब्सिडी, लेकिन फिर भी वो रिस्ट्रिक्टेड तो है ही है। एलपीजी का सिलेंडर खरीदने के बाद ही 500 रुपए अकाउंट में आएंगे ना, 500 से आप कुछ भी करो अलग बात है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ना पहले एलपीजी। समझ रहे हो? तो रिस्ट्रिक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर ऐसा हो जैसे पीएम किसान में क्या है, पीएम किसान में क्या है, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में क्या है कि किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए डाले जाएंगे इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो 6,000 रुपए से किसान कुछ भी कर सकता है, पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए चीजें, तीनों चीजें समझ गए? यानी इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या है कि भाई बहुत लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डायरेक्ट सब्सिडी में जो आप दे रहे हैं बैंक अकाउंट में खरीदने के बाद दे रहे हैं ना, तो ठीक है डायरेक्ट सब्सिडी आपको मिल रही है, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन पीएम किसान जैसे स्कीम की बात करें जहां पर आपको बस अकाउंट में आपके पैसे डलवा देते हैं, वहां पर फुल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एकदम पौवा खरीदो और एकदम ठेके पे जाओ, पौवा खरीदो और एकदम पी के बेवड़े की तरह लेटे रहो। तो यहां पर क्या है, मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आप उससे कुछ भी कर सकते हो। तो तीसरा यहां पर ये है, क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये है, प्रॉब्लम का पॉइंट ये है कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज गिव्स लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम टू द बेनिफिशियरीज एंड कैश गिव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट डायरेक्ट सब्सिडीज गिव रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। ये लिख लीजिएगा, डायरेक्ट सब्सिडीज गिव रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि सब्सिडीज आर गिवन व्हेन समथिंग इज बॉट, ऐसे नहीं मिलेगी आपको डायरेक्ट सब्सिडीज भी, जब कुछ खरीदोगे तभी मिलेगी। लिखा भी है मैंने, देखो लिखा है आपके लिए, क्योंकि आप लिख लो इस चीज को। तो डायरेक्ट सब्सिडीज के क्या चैलेंजेस है, डायरेक्ट सब्सिडीज की ये चैलेंजेस है, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग हाउस होल्ड्स। सबका बैंक अकाउंट नहीं खुला है, अगर बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो क्या करो, बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे तभी उसमें पैसा डलाओगे। अगर बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो जब तक आदमी को क्या सब्सिडी मिलेगी नहीं, तब तक अगर उसको 18 रुपए पर केजी पर वीट मिलेगा तब तो वो खरीद नहीं पाएगा, वो भूखे मर जाएगा। बताया ना अभी आपको कि पुअर कंज्यूमर है देश में। तो यहां पर लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से डायरेक्ट सब्सिडीज का ये दिक्कत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जब तक 100% नहीं होगा तब तक ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि हर सबको सब्सिडी पहुंच रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जनधन, आधार, मोबाइल, जैम स्कीम। समझे इस चीज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए जनधन अकाउंट ओपन करवाए। सेकेंड इज लैक ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी। तो आधार जो है, आधार कार्ड जो है उसका ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, बहुत सारा जो है वो आधार का ड्यूप्लीकेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो यूनिक नहीं है। तो यूनिक आइडेंटिटी ना होने की वजह से पुअर टारगेटिंग हो रहा है, यानी जो है आधार से अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो फेक बेनिफिशियरी को भी क्या है उसका फायदा मिल रहा है, डायरेक्ट सब्सिडी उसके अकाउंट में आ रही है, तो उसकी वजह से टारगेटिंग जो है वो पुअर हो रही है।
फेक राशन कार्ड है, फेक आधार कार्ड है, डुप्लीकेशन हो रहा है आधार के साथ, आधार का डुप्लीकेशन हो रहा है और आधार का इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप का मतलब ये है कि जहां पर आधार के इनेबल्ड वो मशीन होती है ना, जहां पर आप अंगूठा लगाते स्कैन होते हैं, अब गांव में बिजली नहीं आ रही है तो उसकी वजह से स्कीम वो कैसे काम करेगा, काम नहीं करेगा। तो लोगों को फूड ग्रेन कैसे मिलेगा, फूड ग्रेन नहीं मिलेगा तो वो भूखे मर जाएंगे। अगेन प्रॉब्लम कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप भी नहीं है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आइरिस स्कैन, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो होना चाहिए साथ में। तो आधार के साथ प्रॉब्लम ये है कि डुप्लीकेशन है पहली बात, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि भाई लैक ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, पुअर टारगेटिंग है, आधार की वजह से डुप्लीकेशन है। यहां पर डायरेक्ट सब्सिडीज में भी फिर लीकेज होगा, समझ रहे हैं, लीकेज की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसका वेस्टेज होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा। तीसरा है डायरेक्ट सब्सिडीज का पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ कैश विद द बेनिफिशियरी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक डायरेक्ट सब्सिडीज आर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बस खत्म होने वाला। ये पॉइंट और समझो, ये पॉइंट ये है, यहां पर कहने का मतलब ये कि चलिए 18 रुपए पर केजी वीट का दाम है, मार्केट प्राइस है, और 2 रुपए पर केजी जो था वो सब्सिडी है, 2 रुपए पर केजी जो है वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता है आपको पीडीएस से। मान लीजिए इनडायरेक्ट सब्सिडी नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला कि ये इनडायरेक्ट सब्सिडी अब से नहीं है, हम आपको 2 रुपए पर केजी पर फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं करवाएंगे, आपको इतने पर खरीदना पड़ेगा और आपके अकाउंट में हम 16 रुपए डलवा देंगे। लेकिन हो सकता है उस गरीब आदमी के पास 18 रुपए हो ही ना खरीदने के लिए, तो क्या होगा, वो खरीद नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी के पास हो सकता है कि मार्केट प्राइस पर सामान खरीदने की उसके पास औकात नहीं होगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, औकात इन द पॉजिटिव सेंस इधर, ठीक है, फील आती है। तो 18 रुपए खरीदने की उसके पास अगर वो नहीं है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, इंग्लिश का टर्म है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, तो खरीद नहीं पाएगा। तो वो क्या होगा, अगेन उसका फिर से वही सेम चीज, खरीद नहीं पाएगा, पुअर कंज्यूमर है, पुअर प्रोड्यूसर है, दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है, 18 रुपए उसके पास पहली बात है नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो आपने यहां पर मान लीजिए सब्सिडी, मान लीजिए 18 रुपए पर केजी जो है वीट का दाम है और आपको 16 रुपीज की सब्सिडीज मिल रही थी, मान लेते हैं 16 रुपीज जो है आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद ये वीट का प्राइस इतना ही थोड़ा ना रहेगा, इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन से ही बढ़ जाएगा। हो सकता है कल के दिन 21 रुपए पर केजी हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट तो सब्सिडी 16 रुपए की ही देगी। इसका मतलब क्या है कि गरीबों की जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तो आप समझने लगे इन्फ्लेशन एडजस्टिंग क्या है। तो ये जो डायरेक्ट सब्सिडीज है इनको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि अभी है नहीं। समझे इस चीज को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ कैश विद द बेनिफिशियरी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक डायरेक्ट सब्सिडीज आर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो इनडायरेक्ट के साथ भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट के साथ भी प्रॉब्लम है। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि यस, सब्सिडीज आर वेरी गुड सॉल्यूशन टू पॉवर्टी। हमें क्या करना चाहिए, हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अच्छी है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट। लीकेज कम होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होगा। तो ट्रांजिशन करना चाहिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ, लेकिन ये ट्रांजिशन जो है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, धीमे धीमे होना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा क्रूशियल सब्सिडीज हैं जिसकी वजह से किसी का लाइवलीहुड डिपेंड है, ऐसी क्रूशियल सब्सिडीज को लास्ट में कन्वर्ट करेंगे हम डायरेक्ट सब्सिडीज में, उनको इनडायरेक्ट ही रहने दीजिए। तो जो बहुत क्रूशियल सब्सिडीज है उनको क्या कीजिए आप, डायरेक्ट में, डायरेक्ट सब्सिडीज में उनको कन्वर्ट कीजिए। तो ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सब्सिडीज की तरफ, और लास्ट में आप क्या कीजिए, क्रूशियल सब्सिडीज को एकदम लास्ट में सब्सिडीज को कन्वर्ट करवाइएगा, ट्रांजिशन करवाइएगा डायरेक्ट सब्सिडीज में। और ये क्रूशियल सब्सिडीज का मतलब क्या है, सब्सिडीज टू पुअर कंज्यूमर्स एंड सब्सिडीज टू पुअर प्रोड्यूसर्स। बिकॉज पुअरर द बेनिफिशियरी मोर क्रूशियल सब्सिडी। जितना गरीब होगा बेनिफिशियरी, उसको वो चीज प्रोडक्ट खरीदना उतना मुश्किल होगा, उतना ज्यादा होगा, उतना क्रूशियल होगा सब्सिडी उनके लिए। तो यहां पर क्या है, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए कि सब्सिडीज आर वेरी गुड सॉल्यूशन टू पॉवर्टी, बट सॉल्यूशन ये है कि सब्सिडी में भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बहस में करें क्या, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ ट्रांजिशन करें, पर वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ एंड ग्रेजुअल होना चाहिए। एंड जो बहुत क्रूशियल सब्सिडीज हैं उनको एकदम लास्ट में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, ट्रांजिशन करना चाहिए उनका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट का ये मैंने आपको सब कुछ यहां पर बता दिया। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर खत्म होता है। हमने देखा पॉवर्टी के सॉल्यूशन में 2,
पहले देखा हमने एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जहां पर वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, और दूसरा सॉल्यूशन हमने सब्सिडी में हमने सब कुछ देख डाला सब कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट, वहां पर प्रॉब्लम और उनका क्या सॉल्यूशन है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमने ये चीज पूरी समझ ली। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए लाइक करना और शेयर करने से होगा क्या, शेयर करने से ये होगा यूट्यूब इसकी रीच बढ़ाएगा। आप जब लाइक करते हैं ना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है ना, मेरे पास 100 करोड़ रुपए नहीं आएंगे। जब आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने लाइक किया, आपको समझ में आया। दूसरी चीज ये है कि लाइक करने की वजह से ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है ये वीडियो को प्रमोट करता है। वीडियो को प्रमोट करेगा तो मे भी उन तक पहुंच पाए जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में पता ना हो सकता है उनका भी कल्याण हो सके। तो जितना लोगों को इससे बेनिफिट होगा, मैं तो चाहता हूं कि बहुत लोगों तक पहुंचे और बहुत लोगों को बेनिफिट करे। अगर लगता है आपको कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपको आप तक पहुंच पा रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं, आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, तो क्यों ना किसी और की हेल्प आप करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।